हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। यहाँ पर देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस किया था उसमें हमने डीएनए एज अ फार्मूला सेटर, इस पॉइंट पे हमने बहुत सारी डिस्कशन की थी। और उसके साथ साथ जो मेरा फर्स्ट वाला लेक्चर था फंडामेंटल बायोलॉजी का, उसमें मैंने डिफरेंट बायोलॉजी के डोमेन्स डिस्कस किया था, डिफरेंट बायोलॉजी के ब्रांचेस डिस्कस किया था, उनके सब टाइप्स और उनके बारे में थोड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम इसी तरीके से किसी एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का मेरा फंडामेंटल बायोलॉजी लेक्चर थर्ड है, आज का तीसरा लेक्चर है। और इस लेक्चर में जो मुझे डिस्कस करना है वो है लाइफ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ? लाइफ हम किसको बोलेंगे? बायोलॉजी के मीनिंग है स्टडी ऑफ लाइफ। तो हमको लाइफ की स्टडी करना है तो हम लाइफ बोलेंगे किसको? तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि लिविंग और नॉन लिविंग, ये दो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है उतना। ठीक है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर इस लेक्चर में लाइफ की डिफिनेशन और लाइफ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर डिस्कस करूँगा। जो मैंने बोर्ड पर डिफिनेशन यहाँ पर राइट डाउन किया हूँ, लिखा हूँ यहाँ पर देखिए, मैंने इसकी डिफिनेशन लिखा, लाइफ इज़ अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। लाइफ को मैं क्या बोल रहा हूँ? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से मैं लाइफ को यहाँ पर बता रहा हूँ। मतलब हमारी जो लाइफ है ये एक्चुअली क्या है? मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल्स का ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है हमारी लाइफ। मतलब कोई भी लिविंग फॉर्म ले लो, जैसा मेरे खुद की बॉडी ले लेंगे तो मेरे बॉडी के कुछ ना कुछ केमिकल कंपोजिशन है, बहुत सारे केमिकल से मिलकर मेरी बॉडी बनी हुई है। तो ये क्या हुआ? मॉलिक्यूल्स का एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म हुआ जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म बना है। जितने भी प्लांट्स है और एनिमल्स है ये सब क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, जिससे हमको एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहे हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कमांड्स मिलते हैं वो कल के लेक्चर के हिसाब से हमने देखे थे, वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में डीएनए है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अपने अंदर रखता है, बेसिक फार्मूलेज अपने अंदर रखता है। उसी फार्मूलेज के हिसाब से वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है और पूरे प्रोसेस में एक ख़ास टाइप का ऑर्गेनिज्म बनता है। और उस ख़ास टाइप के ऑर्गेनिज्म के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी के पूरी रिक्वायरमेंट वहीं से पूरी होती है। वहीं से पूरी होती है मतलब न्यूक्लियस से पूरी होती है। न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है एक्चुअली वो एक फार्मूला होता है जिसके थ्रू एंजाइम्स बनते हैं बॉडी में, बॉडी के पूरे ऑर्गन्स बने हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर, प्लांट बॉडी बनी है। इन सब के पीछे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन का जो यूनिट है वो एक्चुअली डीएनए है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर देखिए, हमारा जो बॉडी है वो ऑर्गेनाइजेशन है पूरे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का। और ये ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू क्या होता? एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू एक्सप्रेस होते हैं। और केमिकल रिएक्शन के थ्रू एक्सप्रेस होते हैं मतलब केमिकल रिएक्शंस में होता क्या है? केमिस्ट्री में तुम पढ़ेंगे कि एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट था, उस सबस्ट्रेट के साथ एक स्पेसिफिक रिएक्टेंट रिएक्ट हुआ और एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बन गया। तो सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट मिलने के बाद एक नई चीज़ बनी जो कि प्रोडक्ट है। तो वैसे ही यहाँ पर लाइफ में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होंगे और केमिकल रिएक्शंस होने के चलते वहाँ पर बहुत सारे नए नए प्रोसेस दिखाई देंगे। इटसेल्फ थ्रू लाइफ इज़ अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शन। Which type of chemical reaction and what is the basic output of that particular reaction which leads to growth, development, responsiveness, adaptations and reproduction। ये यहाँ पर 5 कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर आउटपुट मिलेगा। ग्रोथ के फॉर्म में भी हमको केमिकल रिएक्शन का आउटपुट दिखाई देगा। ग्रोथ मतलब एनाबॉलिक एक्टिविटी। एनाबॉलिक एक्टिविटी में क्या होगा? केमिकल रिएक्शन के चलते बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे और वो प्रोडक्ट्स एक्चुअली क्या है? एक बायोमास है। तो ये ग्रोथ के फॉर्म में हम देख सकते हैं कि किसी भी चीज़ का साइज़ बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है। जैसे कि प्लांट्स का टाइम के हिसाब से साइज़ बढ़ेगा, एनिमल की ग्रोथ होंगी। ठीक है, तो ये ग्रोथ हो रही कैसे? ये ग्रोथ हो रही केमिकल रिएक्शन से। और केमिकल रिएक्शन में भी मेटाबॉलिज्म के 2 टाइप है, एक है कैटाबॉलिज्म तो दूसरा है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में डिस्ट्रक्शन होगा और चीज़ें घटेंगी, ब्रेकडाउन होगा, जबकि एनाबॉलिज्म में फॉर्मेशन होगा, बहुत सारे नए चीज़ें वहाँ पर बनती हुई हमको दिखाई देंगी। ठीक है, तो ग्रोथ में क्या हो रहा है? एनाबॉलिक रिएक्शंस हो रहा है। डेवलपमेंट में क्या हो रहा है? डेवलपमेंट में कोई चीज़ चेंज हो रही है और एक
डिज़ायरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। डिज़ायरेबल फॉर्म में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ का क्वालिटेटिव डेवलपमेंट, क्वालिटेटिव चेंज, जैसे कि ग्रोथ ये क्वांटिटेटिव चेंज है, किसी चीज़ की क्वांटिटी बढ़ जाना, और डेवलपमेंट ये क्वालिटेटिव चेंज है। क्वालिटेटिव चेंज मतलब कोई चीज़ एक इनएक्टिव फॉर्म में थी लेकिन उसमें थोड़ा सा इंटर कन्वर्जन हुआ और वो फंक्शनल स्टेट में आ गई, एक्टिव फॉर्म में आ गई, तो ये एक डेवलपमेंट की एग्जांपल है। डेवलपमेंट मतलब ये क्वालिटेटिव क्वांटिटी है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट। तो केमिकल रिएक्शंस के चलते ग्रोथ भी होंगी ऑर्गेनिज्म की, डेवलपमेंट भी होगा। और रिस्पॉन्सिवनेस मतलब क्या? ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन जो भी चेंज होंगी उस हिसाब से बॉडी का रिस्पॉन्स भी मिलेगा। जैसे कि प्लांट्स में हम देखते हैं, एनिमल्स में देखते हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होने की वजह से बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के रिस्पॉन्सेस चेंज होते हैं। ये रिस्पॉन्सेस चेंज होने का मतलब ये है कि केमिकली कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है, केमिकली रिएक्शंस में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, जिसके हिसाब से वहाँ पर रिस्पॉन्सिवनेस वाली प्रॉपर्टी हमको दिखाई देंगी। उसके बाद है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या है? एडेप्टेशन मतलब किसी चीज़ को एक्वायर्ड कर लेना, किसी चीज़ को एडप्ट कर लेना इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से। एडेप्टेशन समझने के लिए हमको आगे हायर क्लासेस में और 12th के क्लास में हमको इवोल्यूशन ये टॉपिक देखना पड़ेगा। इवोल्यूशन मतलब क्या? मराठी में उसको उत्क्रांति बोलते हैं और उर्दू में उसको इर्तिका बोलते हैं। मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ, एक स्पेसिफिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, और वो जो डेवलपमेंट था वो एक्चुअली एडेप्टेशन था। और एडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल कंडीशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ, एप्स फैमिली में मॉन्कीज़ बहुत ज़्यादा झाड़ों पे रहते हैं, तो उनको क्या है, एक टेल है, बहुत बड़ी उनको दुम होती है, और उसका फंक्शन क्या है, वो अपने आप को पेड़ों पे बैलेंस करते हैं। उसके अलावा जो चलने वाले एनिमल्स है, ख़ास तौर पे हमारी एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन बीइंग की, तो हमको टेल नहीं है क्यों, तो हम झाड़ों पे वगैरह नहीं रहते, उस हिसाब से हमको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो रिक्वायरमेंट होंगी बॉडी की उस हिसाब से डेवलपमेंट होगा, और रिक्वायरमेंट होंगी अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन। इन्वायरमेंट जैसा वहाँ पर होगा उसी हिसाब से एडेप्टेशन होगा। टाइगर की एग्जांपल ले सकते हैं हम कि जो टाइगर्स, जैसा बंगाल वगैरह के रीजन में जो टाइगर्स होते हैं उन पे हेयर्स कम होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो बर्फ़ के रीजन में टाइगर्स होते हैं, तो उस रीजन में, जो अंटार्कटिक रीजन में अगर कोई टाइगर्स होते हैं तो उनकी स्किन थोड़ी बड़ी होती है और उसमें हेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बाल वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। ये क्या है? एडेप्टेशन है। इन्वायरमेंट के हिसाब से एनिमल्स ने अपने आप को क्या किया, अडेप्ट किया। प्लांट्स में भी इस टाइप का एडेप्टेशंस दिखता है, और ये जो एडेप्टेशंस है ये एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस के चलते हमको दिखाई देगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट है डिफिनेशन का, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू वंस। मतलब क्या? ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, लाइफ को कंटिन्यूटी के लिए, एक स्पीसीज की कंटिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन करेगा, और अपने जैसे दूसरे बहुत सारे एनिमल्स को वो रिप्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस करेगा, जन्म देगा, उसको मैं बोलूँगा रिप्रोडक्शन। और ये रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक पूरे के पूरे एनिमल्स में होती है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स स्टेराइल होते हैं, वो एक अलग कंडीशन है, लेकिन ऑर्गेनिज्म की ये प्रॉपर्टी है रिप्रोडक्शन। तो मैंने यहाँ पर कितने पॉइंट बोला? लाइफ की जो प्रॉपर्टी मैं बोला, जो प्रॉपर्टी केमिकल रिएक्शंस के चलते डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूलर ट्रैफिक में डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसके वजह से हमको ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ भी दिखाई देती है, उसके वजह से हमको ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट भी दिखाई देता है, उसी के वजह से रेस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशन और रिप्रोडक्शन वाली कैरेक्टर्स हमको ऑर्गेनिज्म में दिखाई देते हैं। तो ये 5 कैरेक्टर्स मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की आज के सेशन में, जो होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। मेरे ऐसे बहुत सारे लेक्चर बेसिक फंडामेंटल बायोलॉजी के आने वाले हैं, जिसमें मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको इतना ज़्यादा फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि 38 टॉपिक जो हमारे कोर टॉपिक है नीट के एग्ज़ाम के लिए और दूसरे मेडिकल एग्जामिनेशंस के लिए, वो आपके पक्के हो जाए। ठीक है? अगर आपको कोई पॉइंट्स नहीं समझते हैं तो मुझे क्वेश्चन करना है, मुझे डाउट पूछना है, और मैं उसको फिर अच्छे से इलेबोरेट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है? तो अभी से पढ़ाई करना है, 11th स्टार्ट होगा जब होगा, लेकिन हमारी सेल्फ स्टडी स्टार्ट होना चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए। वक्त और टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो अभी से अगर तुम यूटिलाइज सही डायरेक्शन में करोगे तो जो तुम ख्वाब देखते हो पूरा भी हो सकता है। वरना 12th में बहुत सारे बच्चे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और टाइम की कमी होती है, बच्चे बहुत सारे बोलते हैं सर हमको प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा है। उसकी वजह क्या है?
कि 11th में बच्चे उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे, उसलिए अब 11th का भी पढ़ना है बेसिक कंसेप्ट, और रनिंग 12th का भी पढ़ना है, फिर बोर्ड के एग्ज़ाम आ जाते हैं, फिर कॉलेज में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स, फिर इस वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों का टाइम डिस्ट्रीब्यूट होता है और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ जो एक्सपेक्टेड 100% स्टडी होना चाहिए वो बच्चों की नहीं हो पाती। तो अभी से बेसिक से स्टार्ट करना है और हर चीज़ पक्की करते चलना है। आपको जो भी गाइडेंस लगेगा, मेड एक्सलेंस क्लासेस आपके साथ हर तरीके से आपको गाइड करने के लिए तैयार है। आपके प्रोफेशनल्स, आपके मेंटर्स आपको हर तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आपके जो सीनियर बच्चे हैं वो भी यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं और करते भी आ रहे हैं, और हर साल हमारा जो रिज़ल्ट है वो इंक्रीमेंट के डायरेक्शन में है और रिज़ल्ट्स अच्छे आते ही चले जाएंगे। बस करना ये है कि अपने आप को यहाँ पर ऐड करना है और एक अच्छे रिज़ल्ट की उम्मीद के साथ मेहनत करते रहेंगे 2 साल, और आप लोग भी मेहनत करना चाहिए और पॉजिटिव वाइब के साथ और एक पॉजिटिविटी के साथ आप अगर सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। क्वालिटी MCQs, क्वालिटी स्टडी मटेरियल, क्वालिटी मेंटरशिप और साथ में फिर प्रॉपर सेल्फ इवैल्यूएशन, ये चीज़ों का अगर कॉम्बिनेशन होता है तो एक चीज़ की कमी बचती है, वो है आपका इंटरेस्ट और सेल्फ स्टडी। अगर ये सब चीज़ें अच्छे से सेट हो जाए तो आपका अच्छा रिजल्ट आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो बेस्ट ऑफ लक, लेक्चर करते रहिए और डाउट पूछते रहिए, उस पर भी मैं अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, आपका अपना प्रोफेसर विखार। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।